दोस्तों, आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मिल रही हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाली हूँ वो एक बहुत ही अजीब वाक़या बयान करती है और शायद कुछ लोगों को इस तरह की बातों पर यकीन भी ना हो। तो चलिए आज की कहानी की तरफ चलते हैं। हमेशा की तरह रामनाथ आज भी कानपुर और लखनऊ के बीच चलने वाली ट्रेन में बैठे थे। शाम के 6 बजे थे। आज ऑफिस से निकलने में कुछ देर हो गई थी। वैसे सुबह और शाम ट्रेन में भीड़ ही मिलती थी, क्योंकि बहुत से लोग ऑफिस ख़त्म होने के बाद ट्रेन से ही आते जाते थे, मंथली पास बनवाकर। ये 1970 के आसपास की बात है। तब आजकल की तरह आने जाने की सुविधाएं नहीं थीं। आज भी रोज की तरह गाड़ी में काफ़ी भीड़ थी। रामनाथ बीच बीच में अपनी सीट से उठ जाते थे जब उन्हें भीड़ के कारण कुछ बेचैनी होती थी। कुछ देर बैठे रहने के बाद वो खड़े हो गए। ट्रेन को चलते हुए करीब आधा घंटा हो चुका था। तभी खड़े खड़े ही उनकी नज़र गाड़ी के अंदर ही दूर तक गई। उन्हें दूर जियालाल दिखाई दिया। उसके बगल में एक फाइल दबी हुई थी जिसे उसने दूसरे हाथ से पकड़ रखा था और सिर से गले में अंगोछा लपेट रखा था। वो खड़े हुए एक टक रामनाथ को देख रहा था। तभी रामनाथ ने हाथ के इशारे से कहा कि रुको, मैं आ रहा हूँ, और भीड़ में जगह बनाते हुए वो जियालाल की तरफ चल पड़े। तभी कुछ देर के लिए ट्रेन रुक गई, लेकिन रामनाथ आगे चलते रहे और वो वहाँ तक किसी तरह पहुँच ही गए जहाँ जियालाल खड़ा था। लेकिन वहाँ आकर उन्हें जियालाल कहीं भी नहीं नजर आया। वो समझ नहीं पाए कि आखिर वो कहाँ चला गया। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि वो क्यों नहीं दिखाई दिया। तभी उन्होंने सोचा शायद ट्रेन से नीचे उतर गया हो। यही सोचते हुए वो वहीं खड़े रहे और कुछ समय बाद कानपुर स्टेशन भी आ गया और उनके कदम घर की तरफ मुड़ गए। इसी तरह एक हफ्ता निकल गया। रामनाथ भी व्यस्त रहे और वो भूल गए कि उन्हें ट्रेन में जियालाल दिखाई दिया था। वैसे जियालाल रामनाथ के दूर के रिश्ते का भतीजा लगता था, लेकिन उसका रामनाथ से ज़्यादा लगाव था और छठे छमाही वो गांव से मिलने उनके पास आ जाता था और ये सिलसिला कई सालों से बरकरार था। करीब 6 महीने पहले रामनाथ ने उन्हें न्यूरो सर्जन को दिखाया था, क्योंकि एक बार जियालाल ने बताया था कि उसके सिर में अक्सर दर्द रहता है और बहुत बेचैनी होती है। तब रामनाथ ने कहा था कि वो उन्हें कानपुर के एक मशहूर न्यूरो सर्जन को दिखा देंगे। डॉक्टर ने पूरी जांच के बाद बताया कि उसे ब्रेन ट्यूमर है और उसका लंबा इलाज चलेगा। खैर, इलाज चलता रहा और वो हर महीने चेकअप के लिए आ जाता और डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेकर 1-2 दिन कानपुर में ही रुककर वापस गांव चला जाता। इसी तरह समय बीत रहा था और जियालाल के कानपुर आने का टाइम भी आ गया था। लेकिन इधर कई दिनों से उसकी खबर नहीं मिली और वो अभी तक आया नहीं। बस पिछले हफ्ते रामनाथ को वो ट्रेन में दिखाई दिया था। जियालाल का कोई समाचार अभी तक नहीं मिला और रामनाथ उसका इंतज़ार करते रहे। उस ज़माने में इंटरनेट या मोबाइल की कोई सुविधा नहीं थी। एक मिडिल क्लास इंसान केवल पोस्ट कार्ड, लिफाफा या अंतर्देशीय पत्र पर ही निर्भर होता था।
या फिर बहुत ज़रूरी हुआ तो टेलीग्राम, जिसे एक तार का नाम दिया जाता था, उसकी सुविधा होती थी। लेकिन गांव में तो ये भी संभव नहीं था। 2 दिन बाद ही डाकिया एक पोस्ट कार्ड उनके घर के पते पर डाल गया था, जिसे पत्नी ने लाकर उन्हें दे दिया था, क्योंकि पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी। लेकिन पोस्ट कार्ड देखकर रामनाथ चौंक गए। पोस्ट कार्ड का एक कोना फटा हुआ था। उन्होंने पढ़ा तो वो सन्न रह गए। पोस्ट कार्ड में चंद शब्द लिखे हुए थे और ये समाचार जियालाल की मौत का था, जिसमें लिखा था कि 1 महीने पहले अचानक रात को जियालाल की मृत्यु हो गई थी। अब रामनाथ सोच रहे थे कि 1.5 हफ्ते पहले ही ट्रेन में उन्होंने जियालाल को जीता जागता देखा था। ऐसा कैसे मुमकिन हो सकता था? रामनाथ इसी उधेड़ में जाने क्या क्या सोच रहे थे और वो यकीन नहीं कर पा रहे थे। जियालाल की मौत की खबर से घर के सभी लोग दुखी थे। उसके सरल स्वभाव और लगाव के कारण सभी को एक सदमा सा लगा था। खैर, धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। सब अपने अपने काम में मसरूफ थे। तकरीबन इस वाक़ये को बीते अब 2 महीने बीत चुके थे। रामनाथ भी वक्त निकालकर गांव जाना चाहते थे, पर ऑफिस के काम से फुर्सत ही नहीं मिल पा रही थी। आज रामनाथ गांव जा रहे थे क्योंकि अगले 2 दिन की छुट्टी थी। एक दिन गांव में रुककर अगले दिन उनके वापस आने का प्रोग्राम था। लखनऊ पहुंचकर उन्हें बस से गांव जाना था, फिर वहां से बैलगाड़ी द्वारा गांव पहुंच सकते थे, क्योंकि रास्ते में एक छोटी नदी पड़ती थी। उसे बैलगाड़ी द्वारा ही पार किया जा सकता था। वैसे भी एक कम गहराई वाली पानी की नदी थी। रामनाथ बस से उतरकर बैलगाड़ी में बैठ चुके थे। उनके साथ 1-2 सवारी और भी बैठी हुई थी। थोड़ी देर बाद वो सवारी भी उतर गई और अब रामनाथ और बैलगाड़ी चलाने वाला ही रह गए। रास्ते में बैलगाड़ी हिचकोले खाते हुए चल रही थी, क्योंकि रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ था। सूरज डूबने को था और दूर दूर तक काफी सन्नाटा था। नदी पार करवा के गाड़ीवान ने थोड़ी दूर ले जाकर रामनाथ से कहा कि बाबूजी, मैं आपको यहीं तक ही छोड़ पाऊंगा, क्योंकि अब शाम हो गई है और मुझे अपने घर भी जाना है। यहाँ से आपको 1-1.5 किलोमीटर तक पैदल ही जाना होगा। तो दोस्तों, उस समय आवाजाही के साधन बहुत सीमित होते थे। कहीं आना जाना काफ़ी कठिन होता था, खासकर गांव में बस लोग मजबूरी में ही आते जाते थे। अब तक सूरज पूरी तरह से डूब चुका था। रामनाथ पैदल ही चल पड़े। सड़क से होते हुए उन्होंने खेतों के बीच बनी पगडंडी का रास्ता पकड़ लिया। ये रास्ता शॉर्टकट था। कुछ दूर चलने के बाद आम के बाग शुरू हो गए। वहां अंधेरा कुछ ज्यादा ही था। रामनाथ चलते हुए इधर उधर देख लिया करते थे। तभी उन्होंने दूर किसी को देखा। ये कोई शख्स था जो एक ही जगह पर गोल गोल घूम रहा था। रामनाथ को कुछ अजीब लगा। उन्होंने एक जोर की आवाज लगाकर पूछा, कौन हो? तभी वो शख्स उनकी तरफ देखता हुआ उनकी आंखों से अचानक गायब हो गया। ये सब रामनाथ की आंखों के आगे हुआ था और सब कुछ बिल्कुल अविश्वसनीय और अचंभित करने वाला था। और चारों तरफ कहीं कोई नहीं था, सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। अब रामनाथ बहुत तेज कदमों से चल पड़े।
पर चलते समय भी उन्हें लग रहा था कि कोई अदृश्य रूप से उनके साथ साथ चल रहा है। इसी तरह कुछ मिनट गुजर जाते हैं। अब गांव के घर आने शुरू हो गए थे। रामनाथ जियालाल के घर पहुंच गए थे। काफी रात तक गांव के लोग बैठकर बातें करते रहे। गांव वालों ने बताया कि किस तरह से एक दिन रात में जियालाल की तबीयत बहुत खराब हो गई थी और किस तरह उसकी मौत हो गई थी। इसी तरह अगला दिन आ गया। जियालाल अपने पीछे पत्नी और बेटे को छोड़कर गया था। दोपहर में ही रामनाथ गांव से निकल चुके थे। साथ में गांव का ही एक लड़का उनके साथ बस स्टैंड तक उन्हें छोड़ने आ गया था। दोनों खेतों के रास्ते वहां पहुंच गए जहां से बैलगाड़ी लेनी थी। बैलगाड़ी से दोनों बस स्टैंड की तरफ आ गए। लखनऊ रेलवे स्टेशन जाने वाली बस खड़ी थी। अब रामनाथ बस में बैठ चुके थे और बस चल पड़ी। इस समय रामनाथ बहुत कुछ सोच रहे थे और उन्हें किसी तरह यकीन ही नहीं हो रहा था कि क्या ऐसा भी हो सकता है। सब कुछ बेमानी सा लग रहा था। आते वक्त रास्ते में गांव के लड़के ने जो बताया वो बहुत ही अजीब था। उसने बताया कि लगभग 3 महीने पहले जियालाल की मौत हो गई थी और उसकी अंतिम क्रिया गांव में ही कर दी गई थी। उसे गांव के ही एक खेत में दफना दिया गया था। जियालाल की मौत से उसके बेटे राघव की मानसिक हालत बिगड़ गई थी और वो शायद पिता की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाया था। कहते हैं कि वो बार बार उसी जगह जाकर घंटों बैठा रहता और ये भी कहता कि उसके पिता मरे नहीं हैं, वो जिंदा हैं, क्योंकि उसे कब्र से आवाजें आती हैं। लेकिन गांव में किसी को भी राघव की बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। इसी तरह कुछ समय बीत गया और राघव की हालत दिनों दिन खराब होती रही। इधर कुछ दिनों से जियालाल की पत्नी और गांव के कुछ लोगों को भी ऐसा एहसास हुआ कि जब भी वो कब्र के पास से गुजरते हैं तो उन्हें कुछ आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ें बहुत धीमी और बिल्कुल अस्पष्ट होती थी। हर बार वो चौंक जाते थे और आवाज़ को सुनने की कोशिश करते थे। इसी तरह ये बात गांव में फैल गई और बात सरपंचों और मुखिया तक भी पहुंच गई और काफ़ी जद्दोजहद के बाद ये निर्णय लिया गया कि कब्र खोद कर देखी जाए। हो सकता है जियालाल अंदर जिंदा हो। और जियालाल की कब्र आखिरकार खोद डाली गई। कब्र काफी गहराई तक खोदने के बाद सभी लोग टकटकी लगाकर देख रहे थे, लेकिन काफी गहराई जब खोद दिया गया तो सभी लोग सन्न रह गए, क्योंकि कब्र में लाश का नामो निशान नहीं था। लाश गायब हो चुकी थी। सभी बुरी तरह डर गए। कब्र को उसी तरह मिट्टी से भरकर गांव वाले चुपचाप वापस लौट आए। इस प्रश्न का उत्तर किसी के पास नहीं था कि लाश कहाँ गायब हो गई। लेकिन उसके बाद जियालाल के बेटे की हालत और ज़्यादा बिगड़ती गई और उसे पागल खाने में भर्ती करवाना पड़ा। बस अब एक बात ये है कि अक्सर लोगों ने किसी रूह को खेतों में चक्कर लगाते देखा है और लोग शाम से ही बाहर निकलने में डरने लगे हैं। उन्हें दूर से ही वो शख्स घूमता हुआ, चक्कर लगाता हुआ
और खेतों और बागों में घूमता हुआ नजर आता है। अब रामनाथ के जहन में बहुत से सवाल उन्हें कुरेद रहे थे। क्या मरने के बाद भी जियालाल उनसे मिलना चाहता था? खेतों में चक्कर लगाने वाला वो शख्स कौन था? और कब्र से गायब हुई लाश कहाँ गई? इन सवालों का एक भी जवाब रामनाथ नहीं ढूंढ पा रहे थे और ये अपने आप में एक अजूबा बनकर रह गई। तो दोस्तों, शायद आपको इस कहानी पे विश्वास हो या ना हो, लेकिन ये रामनाथ के साथ घटा था और वो इसे भूल नहीं पा रहे थे। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी अगली आने वाली कहानी आप तक जल्द पहुंच जाए। इसी के साथ ही मैं आज की कहानी ख़त्म करती हूँ और अगली कहानी के साथ ही आपके पास फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए।